नमस्कार। देखें, इतिहास में ना कई बड़े बड़े राजवंश आए और चले गए, लेकिन भारत में एक ऐसा वंश भी था जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को अपनी आंखों के सामने बनते और बिखरते देखा, और फिर भी वो अपनी जगह पर डटा रहा। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणाओं की, एक ऐसा शाही परिवार जो इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वालों में से एक माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है, ये तो एक पहेली की तरह है। मतलब कैसे कोई एक शाही परिवार 700 से भी ज्यादा सालों तक बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने टिका रह सकता है। चलिए आज इस असाधारण कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में राहब नाम के एक शख्स के साथ। यहीं से इस राजवंश का इतिहास हमें साफ साफ मिलना शुरू होता है, और कह सकते हैं कि यहीं से इनकी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। छोटे बेटे राहब ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने एक हमलावर राणा को हरा दिया, और बस इस एक जीत ने ना सब कुछ पलट कर रख दिया। अचानक उन्हें अपने बड़े भाई की जगह सिंहासन का वारिस बना दिया गया। इसी जीत के इनाम में राहब को एक उपाधि मिली, महाराणा, जिसका मतलब होता है महान राजा। और ये वो उपाधि थी जिसे उनके बाद उनके वंशजों ने हमेशा हमेशा अपने नाम के साथ जोड़ा। लेकिन बात सिर्फ सिंहासन तक ही नहीं रुकी। राहब ने अपनी पहचान भी बदल डाली। उन्होंने अपने कबीले का नाम गोहलाद से बदलकर सिसोदिया रख दिया। सिसोदिया क्यों? क्योंकि ये उनके गांव का नाम था, और बस यहीं से उस सिसोदिया पहचान की नींव पड़ी जो आगे चलकर सदियों तक मेवाड़ की शान बनी। तो अब इस नई पहचान के साथ राजवंश को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती संघर्ष, जिसमें चित्तौड़ की वो मशहूर घेराबंदी भी शामिल थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे शासक की जिसने पूरा खेल ही बदल दिया, और वो थे राणा हमीर। उन्होंने मोहम्मद तुगलक को ऐसी करारी शिकस्त दी कि सुल्तान को बंदी बना लिया गया, सोचिए। और इसी के साथ उन्होंने अपने परिवार की खोई हुई किस्मत को वापस पा लिया। ये एक ऐसी निर्णायक जीत थी जिसने इस राजवंश में, आप कह सकते, एक नई जान फूंक दी। सुल्तान को अपनी आजादी के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिरौती की रकम थी 50 लाख रुपए, और ये तो सिर्फ पहली किश्त थी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी दौलत रही होगी। और सिर्फ पैसे ही नहीं, साथ में 100 हाथी भी। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये राणा हमीर की उस जबरदस्त जीत का और मेवाड़ की वापस लौटी हुई ताकत का सीधा सीधा सबूत थे। राणा हमीर के बाद आते हैं राणा कुंभा, जिन्हें द बिल्डर किंग भी कहा जा सकता है। उन्होंने मेवाड़ को और भी मजबूत बनाया। कैसे? उन्होंने ढेरों किले बनवाकर पूरे राज्य को सुरक्षित किया। इनमें से सबसे मशहूर है वो मजबूत कुंभलगढ़ का किला। इतना ही नहीं, उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ भी बनवाया, अपनी जीतों को हमेशा के लिए अमर करने के लिए। और आज भी उस स्तंभ पर उनकी शानदार जीतों की कहानियां लिखी हुई हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस शासक की जिनके समय में मेवाड़ अपनी शक्ति और प्रभाव के बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया था, और उनका नाम था राणा सांगा। उनकी सैन्य ताकत का अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं। 80,000 घुड़सवार, सोचिए, 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े बड़े राजा और सैकड़ों सरदार बस उनके एक इशारे पर युद्ध के लिए तैयार खड़े रहते थे। वाकई ये मेवाड़ की शक्ति का चरम था। राणा सांगा का रिकॉर्ड देखिए। मारवाड़ और दिल्ली के शासकों के खिलाफ 1-2 नहीं, पूरी 18 बड़ी लड़ाइयां जीती। वो एक तरह से अजेय माने जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास एक हार से भी बदल जाता है। 1527 में
खानवा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर से मिली एक हार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो मोड़ था जिसने मेवाड़ का पूरा भविष्य ही तय कर दिया। और इस हार का असर बहुत गहरा हुआ। पुरानी राजधानी जो थी चित्तौड़, उस पर सम्राट अकबर ने कब्जा कर लिया। तो इसके जवाब में राणा उदय सिंह ने एक नई राजधानी बसाई, एक नया शहर जिसे उन्होंने अपने ही नाम पर उदयपुर कहा। और हाँ, ये वही उदयपुर है जो आज भी मेवाड़ की शान है। और बस यहीं से मुगल साम्राज्य के खिलाफ राजपूतों के उस प्रतिरोध की कहानी शुरू होती है, जिसके सबसे बड़े प्रतीक हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो सफर था ना, वो वाकई असाधारण था। देखिए, 1576 में हल्दी घाटी में उन्हें एक बहुत बड़ी हार मिली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिया, लगातार लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अपने लगभग सभी खोए हुए इलाके वापस जीत लिए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अमर सिंह। उन्होंने 1614 में सम्राट जहांगीर के सामने सरेंडर कर दिया। ये एक बड़ा फैसला था जिसने मेवाड़ में पीढ़ियों से चली आ रही लड़ाई को खत्म किया और वहां शांति लेकर आया। तो चलिए अब देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और एक नई ग्लोबल पावर यानी अंग्रेज उभर रहे थे, उस दौर में इस राजवंश ने कैसे अपना रास्ता बनाया। मेवाड़ की असली ताकत सिर्फ तलवार में ही नहीं थी, उनकी कूटनीति भी कमाल की थी। उन्होंने हमेशा बदलते वक्त के साथ खुद को ढाला, जैसे 1681 में औरंगजेब के साथ एक संधि की और जजिया जैसे भारी टैक्स से छूट ले ली। फिर 1817 में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करके अपने राज्य की सुरक्षा पक्की कर ली। मतलब ये उनकी सूझबूझ ही थी जिसने उन्हें आधुनिक युग तक बनाए रखा। तो 19वीं सदी के अंत तक मेवाड़ कैसा दिखता था, एक नजर डालते हैं। इलाका था करीब 12,691 वर्ग मील, आबादी लगभग 10 लाख और रेवेन्यू था 26 लाख रुपए। मतलब सदियों के संघर्ष के बाद भी ये एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बना हुआ था। तो बस इस तरह सदियों के युद्ध, घेराबंदी और न जाने कितने बदलते साम्राज्यों के बीच मेवाड़ का ये सिसोदिया राजवंश हमेशा टूट बना रहा। उनकी कहानी वाकई में दृढ़ता और लगातार बने रहने की एक मिसाल है। और मेवाड़ की ये लंबी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर हाल में बस टिके रहना ही असली जीत है? एक विरासत का, विरोध का और सहन शक्ति का असल में मतलब क्या होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।